आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ साइमा खान और ख़बरें शुरू करने से पहले सबसे पहले आप तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। नज़र डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। कनाडा के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को G7 सरबराही इजलास में मदऊ किया। पीएम ने कहा कि दोनों मुल्क बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर मिलकर काम करेंगे। मुलाकात का बेसब्री से रहेगा इंतजार। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी आज भारत का दौरा करेंगे। वजीर आजम मोदी और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के जायजे समेत दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। अमेरिकी सदर ट्रंप का एलॉन मस्क से बातचीत करने से इनकार। ताज़ा तरीन तनाज़े ने सेनेट में टैक्स बिल की मंजूरी की कोशिशों को लगाया धचका। ईद उल अज़हा के मौके पर मुल्क भर में जोशो खरोश से अदा की गई नमाज ईद। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में अमन और ट्रैफिक की बहाली के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी, ईमान और इंसानी अक़दार की अलामत है। फ्रेंच ओपन विमेन सिंगल्स का फाइनल आज सबलेंका का मुकाबला कोको गॉफ से होगा, जबकि मेंस कैटेगरी में सिनर और अल्कराज होंगे कल आमने सामने। और अब खबरें तफसील से। इस साल G7 सरबराही इजलास 15 से 17 जून तक कनाडा के एल्बर्टा सूबे के कनानकस में मुनक़िद होगा। हिंदुस्तान को कनाडा की तरफ से G7 सरबराही इजलास के लिए सरकारी दावतनामा मौसूल हुआ है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा कि कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क जे कार्नी से फ़ोन पर बात करके खुशी हुई। हालिया इंतखाबात में उनकी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी और मुझे G7 सरबराही इजलास में मदऊ करने पर शुक्रिया अदा किया। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान और कनाडा मुतहर्रक जमहूरियतें हैं और दोनों ममालिक के दरमियान आवाम के दरमियान गहरे ताल्लुकात हैं। हम बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर नई तवानाई के साथ मिलकर काम करेंगे। सरबराही इजलास में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। और इस साल G7 सरबराही इजलास 15 से 17 जून तक कनाडा के एल्बर्टा सूबे के कनानकिस में मुनक़िद हो रहा है। G7 दुनिया की 7 बड़ी तरक्की याफ्ता मईशतों का एक ग्रुप है। भारत इसका रुकन नहीं है, लेकिन इसे मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया जाता है। G7 में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटानिया और अमेरिका शामिल हैं। हिंदुस्तान को मदऊ करना ग्रुप के लिए हिंदुस्तान के बढ़ते हुए आलमी किरदार की भी अक्कासी करता है। और काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुश्तरका मीटिंग की। इस दौरान वज़ीर आज़म को हिंदुस्तान वस्ती एशिया डायलॉग की चौथी मीटिंग के दौरान होने वाली बातचीत के बारे में बताया गया। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि वस्ती एशियाई ममालिक के साथ ताल्लुकात हमेशा हिंदुस्तान की अवलीन तरजीह रही हैं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर रोशनी डाली कि एक मजबूत हिंदुस्तान वस्ती एशिया शराकतदारी, मुश्तरका इलाकाई और आलमी चैलेंजों से निमटने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वस्ती एशियाई वज़राए ख़ारजा ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की और सरहद पार दहशत गर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने तमाम वस्ती एशियाई ममालिक के कायदीन को हिंदुस्तान में मुनक़िद होने वाली दूसरी हिंदुस्तानी वस्ती एशियाई चोटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी आज हिंदुस्तान पहुंचेंगे। आज वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई मसाइल पर बातचीत करेंगे। डेविड लैमी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वज़ीर तिजारत व सनत पीयूष गोयल से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा और दोनों मुल्क के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। लैमी का नई दिल्ली का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने के एक माह बाद हो रहा है।
ख्याल किया जाता है कि उनके दौरे में बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के नई दिल्ली के मुमकिना दौरे के लिए मैदान तैयार करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। और बुलेटिन में अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, जिसे आज 1 माह मुकम्मल हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हमारी मुसल्लह अफवाज ने 6 से 7 मई की दरमियानी रात 1:05 और से लेकर 1:25 के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान और POK में वाक़े 9 दहशतगर्दों के लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। इनमें बहावलपुर में वाक़े जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी शामिल है, जबकि मुरीदके में लश्कर के दहशतगर्दों के ठिकानों पर भी इस तरह से हमला किया गया कि उसमें कई दहशतगर्द भी मारे गए। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय फौजियों ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसके बाद लफ्ज सिंदूर को लेकर दुनिया भर में काफी बहस शुरू हो गई। आइए देखते हैं हिंदुस्तान के कदीम सनातन धर्म में सिंदूर की क्या अहमियत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले के बाद भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जबरदस्त फिजाई हमला किया। इस ऑपरेशन को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। इसके बाद पूरी दुनिया में लफ्ज सिंदूर का चर्चा होने लगा। सनातन हिंदू धर्म में सुर्ख रंग के इस सिंदूर की बहुत खास अहमियत है। सिंदूर का पौधा एक खास पत्तों वाला पौधा है, जिसकी न सिर्फ मजहबी और सकाफती अहमियत है, बल्कि इसे नेकी और ताकत की अलामत भी समझा जाता है। ये पौधा माहौल के लिए भी फायदेमंद है और अक्सर मंदिरों और घरों में लगाया जाता है। सिंदूर ताकत की अलामत है, जिसे हिंदू रिवायत में शादीशुदा खवातीन माथे पर लगाती हैं। शादी की तकरीब के वक्त और इसके बाद हर रोज शादीशुदा खवातीन की तरफ से सिंदूर लगाया जाता है। सिंदूर खवातीन की 16 श्रृंगार में से एक है। दरहकीकत ये दहशतगर्द सिंदूर की ताकत नहीं जानते थे। दहशतगर्दों ने पहलगाम में शादीशुदा खवातीन के शौहरों को कत्ल करके उनके कुनबों को तबाह कर दिया था। इसीलिए इन दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय फौजियों ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर सिंदूर का दरख्त लगाया। ये सिंदूर का पौधा वजीर आज़म को उनके हालिया दौरे गुजरात के दौरान पेश किया गया था। ये 1971 की जंग में बहादुरी की मिसाल पेश करने वाली माओ और बहनों ने वजीर आज़म को पेश किया। वजीर आज़म ने कहा कि जहां एक तरफ ये कदम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तरकीब देता है, तो वहीं दूसरी तरफ ये मुल्क की बहादुर ख़वातीन के ताउन को याद रखने और उनका एहतराम करने का एक मजबूत पैगाम भी देता है। दरअसल सिंदूर का पौधा एक खास किस्म का दरख्त है, जिसे अंग्रेजी में कुमकुम या कमील दरख्त भी कहते हैं। इसका नबाताती नाम बिक्सा ओलेराना है और इसे संस्कृत में सिंदूरी भी कहा जाता है। सिंदूर का दरख्त असल में जुनूबी अमेरिका का पौधा है, ताहम अब ये भारत, म्यांमार और फिलिपाइन समेत कई मुमालिक में उगता है। इसे बोलचाल में सिंदूरी, लाट दुर्गा और अन्नाटो भी कहा जाता है। इसमें सुर्ख रंग के फल उगते हैं, जिसके इस्तेमाल से सिंदूर और लिपस्टिक तैयार की जाती है। इसके फूल गुलाबी या जामनी रंग के होते हैं और इसका फल एक सब्ज रंग का कैप्सूल की तरह होता है और पकने के बाद भूरा या सुर्ख हो जाता है। अमेरिका में इसे अन्नाटो कहा जाता है। सुर्ख नारंगी रंग की एक किस्म अन्नाटो के दरख्त के बीजों की बैरूनी तह से निकाले जाने वाले रंग को खवातीन के कॉस्मेटिक और रंग बिरंगे खाने पीने की अशिया और अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क भर में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में आज सुबह नमाज ईद अदा की गई। लोगों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान मस्जिद के बाहर लोगों के जमा होने की वजह से सिक्योरिटी के काफ़ी इंतजाम किए गए। वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में ईद उल अज़हा के मौके पर अमन बरकरार रखने, ट्रैफिक की बहाली और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। हसास इलाकों में खुसूसी निगरानी की जा रही है।
पर से सारे ही लोग लगे हुए हैं। अमन कमेटी और जो मस्जिद कमेटी है उनके साथ मीटिंग्स हम लोगों ने करके और जो भी हिदायतें दी जानी थी वो दी गई है। विशेष तौर पर जिस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है वो ये है कि जो लोग त्यौहार मना रहे हैं वो भी अपना अच्छे से त्यौहार मनाएं, साथ ही साथ अपना बाकी लोगों की भी धार्मिक संवेदनाओं का ध्यान रखें। बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल है और पूरी तरह से मुस्तैद अभी भी हैं हम लोग और पूरे दिन भी इलाके में रहेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा के मौके पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि ईद उल अजहा के मौके पर मैं तमाम हमवतनों और बैरून मुल्क मुकीम भारतीय शहरियों, खास तौर पर अपने मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। ये त्यौहार कुर्बानी, ईमान और इंसानी अक़दार की अलामत है। ये मुआशरे में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। आइए हम अपनी ज़िंदगी में बेलौसी और लगन की अक़दार को अपनाकर एक बेहतर मुआशरे की तामीर के लिए मिलकर काम करें। आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने जुमे को नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर में अमन व अमान, मुख्तलिफ स्कीमों और कामयाबियों पर तबादला ख्याल किया और इसके साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को हाल ही में छत्तीसगढ़ में मुनक़िद हुई सुशासन तिहार के बारे में आगाह किया। दिल्ली में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, जहां रियासत की तरक्की, नक्सल ऑपरेशन समेत दीगर अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि अब बस्तर का चेहरा बदल रहा है। जो कभी बंदूकों और गोला बारूद की सुरंगों के लिए जाना जाता था, आज वहां मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं, जो न सिर्फ राब्ते का जरिया बन चुके हैं बल्कि तरक्की और एतमाद की अलामत भी बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वज़ीर आला साई के कोशिशों की तारीफ की और छत्तीसगढ़ की तरक्की में मरकज़ी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आलमी बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में इंतहाई गुर्बत की शरह 27 से कम होकर 5.3% रह गई है। वर्ल्ड बैंक के ताज़ा तरीन अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि इंतहाई गुर्बत में रहने वाले अफराद की तादाद 344.47 मिलियन से कम होकर सिर्फ 75.24 मिलियन रह गई है। दरहकीकत वर्ल्ड बैंक ने अपनी गुर्बत की लकीर पहले $2.15 यौमिया से बढ़ाकर $3 यौमिया कर दी है। आलमी बैंक की जानिब से आलमी अफरात ज़र को 2021 की कीमतों में एडजस्ट करने के लिए अपनी इंतहाई गुर्बत की लकीर पर नजरसानी करने के बावजूद भारत ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने एक दहाई से ज़्यादा अरसे से गरीबों की फलाह बहबूद के लिए अज़्म के साथ काम किया, जिसके नतीजे में लोगों के तर्ज़ ज़िंदगी में नुमाया बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए एनडीए हुकूमत के तहत गुज़िश्ता 11 बरसों में गरीबों की फलाह बहबूद की तस्वीर पेश की। पीएम ने लिखा कि गुज़िश्ता 11 बरस में उनकी हुकूमत का हर कदम खिदमत, गुड गवर्नेंस और गरीबों की फलाह बहबूद के लिए वफ़ है। इस मुद्दत के दौरान हुकूमत की कामयाबियां न सिर्फ बेमिसाल रही हैं, बल्कि 140 करोड़ हमवतनों की जिंदगियों को भी आसान बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन जाहिर किया है कि मुल्क को आगे ले जाने की उनकी कोशिशों से एक तरक्की याफ्ता और आत्मनिर्भर भारत का मकसद हासिल किया जाएगा। पहले घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाता था, 2 वक्त के खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। अब हर महीने मुफ्त राशन मिलता है। अब भूख डराती नहीं, अब पेट भरने के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती। पहले हमारे हक के सरकारी योजनाओं के पैसे हम तक पूरे नहीं पहुंचते थे, बिचौलिए अपना कट मार लेते थे। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई झंझट नहीं, हमारा पूरा पैसा हमें ही मिलता है, वो भी सीधे हमारे बैंक अकाउंट में। पहले अगर घर में कोई बीमार पड़ता था तो इलाज के खर्चे के बारे में सोचकर हमारी तो ऐसे ही जान पर बन आती थी। पैसे के अभाव में बीमारी के साथ ही जीने को मजबूर थे। आज आयुष्मान भारत से हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होता है। अब बीमार लाचार नहीं है। इन 11 सालों में तेज प्रगति के साथ एक नया इतिहास भी रचा गया है। और बिहार के गया जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत तरक्की हुई है। गया जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर
और सिविल सर्जन डॉक्टर राजा राम प्रसाद ने बताया कि कुल 13,62,972 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। 28 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 38,000 से जायद क्लेम्स निपटाए जा चुके हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने इस सिलसिले में गया जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर और सिविल सर्जन डॉक्टर राजा राम प्रसाद से खास बातचीत की। बिहार के गया में आयुष्मान योजना ने एक रिकॉर्ड बनाया है। किस तरह का रिकॉर्ड बनाया है, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गया के सीएमओ। आयुष्मान योजना 2018 में स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर के गया जी में अभी तक 13,62,000 लोगों को मेन कार्ड बटा हुआ है। 2024-25 में उन कार्डधारियों में से 18,734 लोगों को इलाज हुआ। उस पर सरकार का खर्च लगभग 15 करोड़ रुपया खर्च हुआ। इसके अनुसार 2024-25 में 6,375 लोगों का इलाज हुआ। एक साल में हम लोगों ने 3 गुना इजाफा किया है इलाज में। सरकार की योजना है गरीब जनता का इलाज में जो भी खर्च उनके तरफ से होता है उस पर पूर्ण रूप से खर्च न हो। और 2018 से लेकर के अभी तक अभी तक 38,424 लोगों का इलाज किया गया है, जिस पर सरकार ने खर्च किया है 28 करोड़ 62 लाख रुपया। यानी 38,000 लोगों का जो पॉकेट से खर्च होने वाला था उस पर सारे सरकार ने खर्च अपने तरफ से किया। जो घर द्वार बेच करके इलाज असाध्य रोगों के बड़े रोगों का इलाज कराने में विवश हो जाती थी जनता, उसको सरकार ने अपने वहन किया और उसके सारे जिम्मेदारी लेकर के जनता को राहत पहुंचाया, उसको घर द्वार बिकने से बचाया, उसका पूर्ण रूप से इलाज कराया। कितने अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है? जी, हमारे जिला में 43 इम्पेलिमेंट हॉस्पिटल है, जिसमें हमारा प्राइवेट संस्थान 16 है और सरकारी हमारे 27 है। और उसके साथ साथ 70 वर्ष से ऊपर वाले का जिसके व्यय वंदना कार्ड बोला जाता है 951 लोगों का इलाज किया गया है। ये सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, सरकार का बहुत ही प्राइम योजना है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे गरीब जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है, लोगों का पूर्ण रूप से इलाज हो रहा है, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, गया, बिहार। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उन लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है जो बगैर पैसों के इलाज के लिए तरस रहे हैं। इस स्कीम के तहत लोग 5 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। बिहार के गया जिले में बहुत से इस्तेफादा कुनंदगान हैं जिन्हें इस स्कीम का बराह रास्त फ़ायदा मिला है और वो इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने गया अस्पताल में ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। आयुष्मान कार्ड का ग्राउंड लेवल पर कितना मिल रहा है लोगों को फ़ायदा, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हुए हैं गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मरीज हैं, उनसे बात करते हैं। 5 लाख रुपये बताए थे और 2 लाख रुपया दवा के प्राप्ति में गया था, तो यहाँ मेरा फ्री इलाज हो रहा है। यहाँ पर कितना खर्चा हो रहा है आपका? कुछ नहीं, कोई खर्चा नहीं? जी नहीं। ये प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, कितना फायदेमंद मानते हैं आप लोगों के लिए? अगर ये कार्ड नहीं होता तो कितनी दिक्कत होती? वो तो बड़ी भलाई कर रहे हैं सर नरेंद्र मोदी जी, बहुत भलाई। गरीब के लिए हमारी 5 लाख रुपया कहाँ से लाते सर, इलाज कहाँ कैसे करवाते हैं? ये कार्ड बन गया तो गरीब लिए बड़ी भलाई है सर। कंचू कुमारी भी हिप रिप्लेसमेंट के लिए यहाँ पहुँची हैं, जिसका खर्चा करीब 97,000 हो रहा है। बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको इस कार्ड का? फ़ायदा तो बहुत मिल रहा है सर, मतलब रोगियों के लिए अच्छा इलाज हो रहा है। अगर ये कार्ड नहीं होता तो क्या इलाज करा पाते? नहीं, एक बार 1 लाख कहाँ से लाएंगे? 1 लाख लाएगा तब तो ऑपरेशन होगा सर। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अच्छा कहेंगे कि रोगियों की इतना मदद कर रहे हैं। कंचू कुमारी जैसे बहुत से मरीज हैं जो अपना इलाज करा पा रहे हैं, वो भी केवल आयुष्मान कार्ड होने की वजह से। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, गया, बिहार। और सिक्किम में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी काम तेजी से जारी है। आज सुबह हिंदुस्तानी फिजाइया के MI-17 हेलीकॉप्टर ने
पाक न्यूंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से उड़ान भरी और ज़रूरी इमदादी सामान 4 टन तक पहुंचाया। हेलीकॉप्टर में 1300 किलोग्राम इमदादी सामान और महकमा खुराक और सिविल सप्लाई के 5 एहलकार थे और वहां से फ़ौज के एहलकारों को पाक न्यूंग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर वापस लाया गया। ऑनलाइन और डिजिटल दुनिया से मुंसलिक होने से हम हर रोज़ ऑनलाइन दुनिया के ख़तरात का सामना कर रहे हैं। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी ज़िंदगी को आसान बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ इससे ऐसे ख़तरात बढ़ रहे हैं जिससे हम लाइल्म हैं। इनमें से एक ख़तरा ये है कि मालूमात की कमी और आप ऐसे गैजेट्स, ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो हैकर्स और साइबर्स क्रिमिनल्स आप पर नज़र रखे हुए हैं। किसी भी अनजान एप्लीकेशन को कभी अपने कैमरे का एक्सेस ना दें, और अनजान ही नहीं, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऐप है जिस पर आपको थोड़ा ट्रस्ट है। मान लीजिए कोई कैलकुलेटर ऐप है, आपने उसे इंस्टॉल किया और आप देख रहे हैं प्ले स्टोर पे भी इसके तो बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हैं, बहुत रिव्यूज़ हैं, लेकिन आप अचानक से देखते हैं कि इसने आपके फ़ोन की कैमरा की परमिशन को लिया हुआ है और आपको लगता है कि जो जैसे कैलकुलेटर का काम है कैलकुलेशन करने का, उस चीज़ के लिए उसे कैमरे की परमिशन चाहिए ही नहीं है, उसका ऐसा कोई फीचर ही नहीं है कि उसे कैमरे की परमिशन की ज़रूरत पड़े। तो ऐसे में आप उसके कैमरा की परमिशन को अनअलाउ कर दें या उस ऐप को ही अनइंस्टॉल कर दें। और कैमरा चाहे मोबाइल में हो या लैपटॉप में, घर में हो या दफ्तर में हो या किसी अवामी जगह पर हो, अगर आप एहतियात नहीं बरतते हैं तो ये आपकी डिजिटल और हकीकी ज़िंदगी की हिफाजत को नुकसान पहुंचा सकता है। और इससे कैसे बचा जाए, मज़ीद जानने के लिए आज रात देखिए हमारा ये ख़ास प्रोग्राम साइबर अलर्ट। साइबर की दुनिया में लगातार बढ़ रहे हैं अपराध, नए नए तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी। बहुत सारे ऐसा भी कैमराज होते हैं जिनका कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं होता, कोई भी इंसान दुनिया का आपके कैमरे को देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे कैमरेज बिखरे हुए हैं वर्ल्ड में। टेलीग्राम चैनल था जिसपे ये वीडियोस वो बेचते थे। इन्होंने पूरे इंडिया के कई सीसीटीवी हैक करके ये पूरा डेटा लिया था। हर जगह जिस भी इंस्टीट्यूशन ने डिप्लॉय किए हैं कैमरास, उनकी जिम्मेदारी बनती है टू प्रोटेक्ट माय डेटा। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डालते हैं तो तमाम अखबारात ने कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है उसी को ही सुर्खी बनाया है और वहाँ जाकर जो उन्होंने पाकिस्तान को पैगाम दिया है वो भी शह सुर्खी बना है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। वाज़ेह तौर पर वहाँ जाकर वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान जिस तरह से हम पर हमला कर रहा है, हम भी जवाब में उस पर हमला करेंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे कौम के नाम वफ़ किए गए। चिनाब रेल पुल का इफ्तिताह किया गया। वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आगे बढ़ते हैं, जहाँ हज 2025 का इख्तिताम हो गया है। रमी जमरात के बाद कुर्बानी की अदायगी के साथ ही हुज्जाज किराम ने एहराम खोल दिए और यहाँ पर तस्वीरों के ज़रिए हज 2025 के मनासिर भी दिखाए गए हैं, किस तरह से लोग सफ़र हज कर रहे हैं और हज के जो मनासिक हैं उनको अंजाम दे रहे हैं। वहीं इसी के हवाले से एक और सुर्खी है कि इजरायली हमलों के दरमियान गज़ा के खंडरात में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। ना कोई खुशी दिखाई दी, ना कोई चहल पहल दिखाई दी, लेकिन लोगों ने एक सादगी के साथ ईद उल अज़हा की नमाज यहाँ पर अदा की और अपने लिए और अपने लवाहिकीन के लिए दुआ की। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि ताजमहल में आज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दाखिला मुफ्त रहेगा और यहाँ पर ग्रुप में ताजमहल आने वाले सयाहों पर टिकट में रियायत मिलेगी। इस तरह की खबरें शाया हुई हैं इसमें। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, खेल की खबरें जान लेते हैं, जहां साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की विमेंस सिंगल कैटेगरी का फाइनल मैच आज शाम खेला जाएगा। ये मैच बेलारूस की एरिंका सबलिंका और अमेरिका की गुगुगॉफ के दरमियान होगा।
गौफ 3 साल के तवील वक्फे के बाद फाइनल में पहुंची हैं। वो 2022 में फाइनल में पहुंची थी लेकिन टाइटल नहीं जीत सकी थी। सबलिंका ने मई में मैड्रिड ओपन में गौफ को शिकस्त दी थी और इस बार उन्होंने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन और 4 बार की चैंपियन ईगा स्वातनिक को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के दरमियान तनाज़ा मुसलसल गहरा होता जा रहा है। अमेरिकी सदर ने एक बयान देते हुए कहा है कि उन्हें एलॉन मस्क से बात करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह तबसरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब यह ख्याल किया जा रहा था कि दोनों के दरमियान निजी बातचीत हो सकती है। और इससे कबल एलॉन मस्क ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता टैक्स और अखराजात के बिल पर कड़ी तनकीद की थी। उन्होंने इसे गैर ज़रूरी अखराजात से भरा हुआ करार दिया। ट्रंप का दावा है कि ये बिल 1.6 ट्रिलियन डॉलर की बचत करेगा और अमेरिका की मईशत को दुनिया में सबसे ताकतवर बना देगा। ये बिल ऐवान नुमाइंदगान में मंजूर हो चुका है और अब सीनेट में इस पर बहस होना बाकी है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप तमाम नाजरीन को ईद उल अज़हा की पुरखुलूस मुबारकबाद। हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।